हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। तो आज हम लोग अपने इन्वायरमेंट का नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक आज को कवर करेंगे ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स कंट्रोल एंड फॉरेस्ट प्लस वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। तो हम लोग जानेंगे कि ओजोन क्या होता है, इसका डिप्लेशन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, एंड फॉरेस्ट किसे कहते हैं और इसे कंजर्व करना इम्पोर्टेंट क्यों। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, और हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ केमिकल्स कैन डैमेज द ओजोन लेयर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओजोन लेयर होता क्या, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन जो है वो एक ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है जो कि 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ये O3 मॉलिक्यूल का ये बना हुआ होता है, और ये जो लेयर पाया जाता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है, तो सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर। आफ्टर दैट इसके बाद जो हमारा लेयर होता है ये कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे ही ओजोन का लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके ऊपर फिर आ जाता है फर्दर मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे ओजोन का लेयर पाया जाता है, और ये प्रोटेक्ट करता है जो यूवी रेडिएशंस होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो ये अर्थ में यूवी रेडिएशन को एंट्री करने से रोकता है। ये जो लेयर पाया जाता है यहाँ पे ओजोन लेयर। तो ये जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ केमिकल्स कैन डैमेज द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर को किस टाइप का जो केमिकल क्लासेस है वो डिप्लीट कर रहा है, डैमेज कर रहा है इसको। ऑप्शन हमारा जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है, और ऑप्शन जो है वो एंटी माइक्रोबियल, रोगाणुरोधी, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक एंड फिनॉल एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन लेयर जो है उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्लोरीन से बना हुआ होता है, और क्लोरीन जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, डैमेज करता है ओजोन को। तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच मॉलिक्यूल, कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन जो है वो किस अणु का उत्पाद है। तो ओजोन जो होता है ये किस मॉलिक्यूल का उत्पाद है, किसका प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये होता है UV radiation acting on nitrogen, UV radiation acting on hydrogen, and UV radiation acting on oxygen, and UV radiation acting on helium। तो ये ऑक्सीजन पर कार्य करने वाली यूवी विकिरण होते हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा। और ये किस तरह से काम करता है कि क्या होता है कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है, और जब इस पे यूवी पड़ता है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल में। और फिर इन्वायरमेंट में जैसा कि हम जानते हैं O2 पहले से प्रेजेंट है, और एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे जुड़ करके ये बना लेता है ओजोन O3। तो ये जो है कि ओजोन जो है हायर लेवल पे, मतलब उच्च स्तर पर जो ओजोन अणु का उत्पाद है वो किसका उत्पाद है, ऑक्सीजन का। कि यूवी रेडिएशन जो ऑक्सीजन के ऊपर काम कर रहा है वही ओजोन का फॉर्मेशन करवा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, कि वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई है। तो जिस तरह से किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसका एक यूनिट होता है, उसी तरह से जो ओजोन लेयर है उसका भी मापने का एक यूनिट है, और उस यूनिट का जो नाम है वो है डॉप्सन। तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉप्सन जो है वो इसका यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, कि वायुमंडल में जो मौजूद ओजोन परत है ये अवशोषित करती है, किन्हें एब्जॉर्ब करती है, किसे अवशोषित कर लेता है। तो ये जो अवशोषित करता है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को करता है, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है पराबैंगनी किरणें, ये एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं। ये जनरली यूवी रेज जो होते हैं वो स्किन कैंसर कॉज करते हैं, स्किन कैंसर। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है, और इसको जो रोकने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो ओजोन लेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करने से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये ओजोन लेयर से संबंधित है। मॉन्ट्रियल एक जगह है, जगह का नाम है जो कि कनाडा में स्थित है। तो जब देखा गया कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन शुरू हो रहा है तो एक बैठक रखा गया मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, और वहां पे एक प्रोटोकॉल सिग्नेचर किया गया जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद वहां पे जो संधि हुई, प्रोटोकॉल बना, तो उसे ही कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये रिलेटेड है ओजोन लेयर से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो हुआ था 1987 में, ये कनाडा में हुआ था, और डेट जो था ये 16 सितंबर था। और ये जो 16 सितंबर का जो डेट है, 16 सितंबर, इस दिन को ही ओजोन प्रोटेक्शन डे के तौर पे मनाया जाता है, ओजोन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन डे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मोस्टली, कि ओजोन छिद्र, आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर है उसमें कुछ होल हो गए हैं, तो ओजोन छिद्र का जो निर्माण हुआ है वो किस जगह पे हुआ है अधिकतर। तो ओवर इंडिया, भारत के ऊपर, ओवर अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर, ओवर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ऊपर, या ओवर यूरोप, यूरोप के ऊपर। तो ये जो ओजोन होल देखा गया था ये अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। अंटार्कटिका जो है वहां पे ये पोल रीजन है, आर्कटिक और अंटार्कटिका ये पोल रीजन है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा रहता है क्योंकि हमेशा यहाँ पे बर्फ रहता है। तो ये जो होल देखा गया था वो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका, कि वैज्ञानिकों की निम्नलिखित टीमों में से किस टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र की खोज की थी। रशियन टीम, जर्मन टीम, अमेरिकन टीम और ब्रिटिश टीम। तो इसका जो सबसे पहले खोज किया था वो ब्रिटिश टीम ने किया था। सबसे पहले देखा था ब्रिटिश टीम ने कि जो अंटार्कटिका के ऊपर की ओजोन लेयर है उसमें छिद्र हो रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द ओजोन होल मोस्ट प्रोनाउंस, मतलब कि ओजोन छिद्र जो है वो सबसे अधिक कहाँ स्पष्ट है। तो ये जो सबसे अधिक स्पष्ट है, इक्वेटर तो हो जाता है बीच वाला रीजन, जैसे अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा इक्वेटर। उसके बाद फिर आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ जो साइड साइड में होते हैं वो कहलाते हैं पोल्स, पोल्स। तो ये जो देखा जाता है, देखा गया है, ये पोल्स में ध्रुव जो जिसे कहते हैं, जो एंड होता है इसका, तो पोल्स में ही देखा गया है कि ज्यादातर वहीं पे पता चलता है कि इसमें छिद्र है या नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर जो पोल्स के ऊपर है वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस होता है, जिसके कारण वहाँ जो फॉर्मेशन होता है वो कम बनता है इक्वेटर के कंपैरिजन, और यही रीजन है कि वहां पे
बहुत जल्दी जो क्लोरीन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ उस एरिया पे ज्यादा से ज्यादा होल हो रहे हैं, होल्स वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 16 सितंबर 1987 में हुआ था, तो उसी दिन को एज ए ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा 16 सितंबर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो 5 जून है, इसमें मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद भगत दिवस के उस दिन को मनाया जाता है। और जो हमारा 21 अप्रैल है, ये सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे। Next question is, which of the following is the emission source of possible formation of surface ozone as a pollutant? कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक के रूप में सतह ओजोन के संभावित गठन का उत्सर्जन स्रोत है? कि जो सरफेस ओजोन है वो जो इमिशन सोर्स हो रहा है वो क्या क्या रीजन है? तो इसका रीजन क्या होगा? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, परिवहन क्षेत्र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वेटलैंड, आर्द्र भूमि, फर्टिलाइजर और उर्वरक। इसका जो मेन रीजन है कि प्रदूषक के रूप में जो काम कर रहा है वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है, इसमें जो यूज होता है कूलेंट, उसके वजह से जो रिलीज होता है इससे CFC एंड HS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज होता है, इसे जनरली फ्रियॉन भी कहा जाता है, इससे रिलीज होता है तो इसे फ्रियॉन कहा जाता है, ये जो कूलेंट है उसे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द मिनिमम रिकमेंडेड लैंड एरिया फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन अप्रोप्रिएट इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज। कि भारत में जो उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र के लिए न्यूनतम अनुशंसित भूमि क्षेत्र है। मतलब कि इंडिया में एक लॉ बना हुआ है कि कोई भी स्टेट हो अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना परसेंट रखेगा? तो वो 33% रखेगा। लेकिन हमारे इंडिया में जो अभी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये लगभग 25.17% फॉरेस्ट कवर है, जो कि होना कितना चाहिए था? 33%, बट इतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रीजन फॉर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज, कि वन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रोड, सड़कों का विकास, रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजनाएं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास, या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कृषि विकास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कृषि विकास। कृषि विकास की वजह से बहुत सारे लैंड जो है वो फॉरेस्ट को काटे गए हैं ताकि उसे कन्वर्ट किया जाए लैंड में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल बैलेंस। की निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन कौन से संबंधित है? वन नीति जो है ये पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, ये भी जो है इसी से संबंधित है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो औद्योगिक नीति है ये भी पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। एंड जो एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति, तो हमारा जो ये ऑल फोर हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये सारे जो है ये सारे पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है वो ये कब पारित किया गया? ऑप्शन हमारा है 1978, 1979, 1980 एंड 1981। तो इंडिया में जो एक्ट पास हुआ था ये हुआ था 1980 में।
और उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट किया गया, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल इरोजन, जिसे कि मृदा अपरदन कहा जाता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? और सॉइल इरोजन होता है कि जो टॉप मोस्ट सॉइल होता है जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उसका बह जाना, कि जिसमें पोषण तत्व पाए जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं मृदा का, और वो बह जाता है, तो ये कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन हमारा है ड्यू टू हैवी रेन, की भारी वर्षा के कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का विनाश, और थ्रू अफॉरेस्टेशन, वन रोपण के माध्यम से, और ट्री पासिंग अतिक्रमण के माध्यम से। तो सॉइल इरोजन जो रोक सकते हैं वो हम वन रोपण के माध्यम से रोक सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ रहेगा तो वो सॉइल को होल्ड करके रखेगा, और जब वो सॉइल को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो जो सॉइल इरोजन हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, वो नहीं होगा, और इससे हम रोक सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो कि मदद नहीं करता है इकोलॉजिकल बैलेंस में? ऑप्शन जो है वो है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, की वनों की कटाई, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट अगर हम करेंगे तो ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, मतलब पारिस्थितिक संतुलन है, उसे खराब करेगा, बिगाड़ेगा। तो जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है सागर माथा नेशनल पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक, कि सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना की गई थी, तो ये किस पर्वत के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए किया गया था? तो ये जो किया गया था, ये माउंट एवरेस्ट के लिए किया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है ये प्रेजेंट है नेपाल में, और सागर माथा नेशनल पार्क भी जो प्रेजेंट है वो नेपाल में प्रेजेंट है, और इसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा 1987 में। सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान को 1979 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया आर सराउंडेड बाय, कि भारत के जो अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो किससे घिरे हुए हैं? तो वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं, या मानव बस्तियों से घिरे हुए, फ्रॉम रिवर एंड लैक्स, नदी और झीलों से घिरे हुए हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियों से घिरे हुए, और फ्रॉम माउंटेन्स एंड हिल्स, पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरे हुए। तो ये किससे घिरे हुए? ये बहुत ही घने जंगलों से घिरे हुए हैं, जो अधिकतर इधर वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, जो कि अधिकतर प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं, ये सब ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, तो ये सब घने जंगलों से घिरे हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द वन हॉर्न राइनोसेरस इज फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेट, कि जो एक सींग वाला गेंडा है वो निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? तो सबसे पहला नाम तो आएगा कि ये पाया जाता है असम में। तो ये जो वेस्ट बंगाल और असम है, इसमें पाया जाता है। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है काजीरंगा इज फेमस फॉर व्हाट, कि काजीरंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोग बात किए थे कि वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जायंट पांडा इज द मैस्कट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑर्गेनाइजेशन, कि विशाल पांडा जो है वो किस प्रसिद्ध संगठन का शुभंकर है, मतलब किसका वो लोगो है? तो ये जो लोगो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो WWF, ये ध्यान में रखना, WWF ये इसका लोगो है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा। अगला सवाल जो हमारा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू इन द वर्ल्ड, कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है? कि सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला जो चिड़ियाघर है वो कौन सा है? हमारा जो ऑप्शन है वो है श्याम माउंटेन जू,
श्यान पर्वत चिड़ियाघर, पंडित जीबी पंत हाई टुंगटा चिड़ियाघर, और हिमालयन जूलॉजिकल पार्क गंगटोक, और पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मजा नायडू हिमालयन जू जो है ये पाया जाता है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में स्थित है, जो कि ये वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग। और यहाँ पे पद्मजा नायडू हिमालयन जू है और ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये किस डेट पे मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे? ये मनाया जाता है हमारा 29 जुलाई, 29 जुलाई को ये टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डिसाइड हुआ था, एक इंटरनेशनल टाइगर डे मतलब कि कॉन्फ्रेंस रखा गया था सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में, टाइगर कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये जो डिसाइड हुआ था कि 29 जुलाई को मनाया जाएगा, इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो कि यहीं पे डिसाइड हुआ 2010 में कि 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा देहरादून में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इन इंडिया? इनमें से निम्नलिखित में से कौन से भारत में बाघ अभयारण्य परियोजना नहीं है? एक ये परियोजना चलाया गया था टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। तो इनमें से ये जो है कि यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क वगैरह दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन जो है वो है दुधवा, चिल्का, कान्हा, मानस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का। चिल्का जो है ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। और बाकी जो दुधवा हो गया, कान्हा एमपी में है, मानस असम में है, ये सब में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया जाता है। और चिल्का जो है वो ओडिशा में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये किस डेट में मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 3 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। और 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ डे। और 22 जो मार्च है, ये हमारा जो 22 मार्च है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है वाटर डे, वाटर डे जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेयर अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टेड मैंग्रोव एरिया, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्र है? और मैंग्रोव क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ पे बहुत ही खारा टाइप का पानी हो, थोड़ा समुद्री इलाका, और वहाँ पे जो पाया जाता है बायोडायवर्सिटी उसे मैंग्रोव कहा जाता है। और ये जो स्थित है वो गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थीम ऑफ चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन 1973? Which one of the following is the main theme of चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन 1973? कि निम्नलिखित में से कौन सा 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किए गए चिपको आंदोलन का मुख्य विषय है? तो इसका जो मुख्य विषय था वो था कि फॉरेस्ट को बचाना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और ये जो 1973 में शुरू हुआ था, इसी तरह का एक और मूवमेंट जो शुरू हुआ था जिसे साउथ तरफ चलाया गया था उसे कहा जाता है आपिको मूवमेंट, आपिको मूवमेंट।
अपिको मूवमेंट कहा जाता है और ये चलाया गया था साउथ में। और इसे जो लेड कर रहा था, मतलब इसके जो मुख्य थे वो थे पांडुरंग हेगड़े। थोड़ा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। पांडुरंग हेगड़े। Next question is, plantation of which of the following types of trees is encouraged in social forestry? कि सामाजिक वानिकी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो फल उत्पादक, चारा उत्पादक, ईंधन उत्पादक या फिर बहुउद्देशीय। तो जो सामाजिक सोशल फॉरेस्ट्री में जो प्रमोट किया जाता है वो मल्टीपर्पज वंस के लिए होता है, कि बहुउद्देशीय प्लांट्स लगाने का के लिए प्रमोट किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज बीन रिसेंटली रिपोर्टेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ वल्चर? कि किस दवा के वजह से गिद्धों का जो जनसंख्या है उसमें गिरावट के लिए जिम्मेदार बताया गया है? तो ये जो जिम्मेदारी बताया गया है, ये बताया गया है डाइक्लोफेनेक को। इंडिया में डाइक्लोफेनेक के नाम से एक दवाई चलता है, जो कि ये पेन किलर था एनिमल्स के लिए, गाय वगैरह के लिए। तो जब ये पेन किलर दिया जाता था जानवर को, और अगर वो फिर डेथ हो जाता था, उसके बाद वल्चर इसे खा जाते थे, और वल्चर पे जा करके ये जो डाइक्लोफेनिक जो दवाई था वो बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट शो करता था। और इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत ड्रास्टिकली एकदम पॉपुलेशन जो इसका वल्चर का है वो गिरा था। जनसंख्या में बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट आया था। तो अब इंडिया में जो है डाइक्लोफेनिक दवाई जो है पेन किलर, ये बैन है, अब ये नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया? कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका शुरुआत जो किया गया ये 1992 में किया गया था। और सबसे पहला जो बनाया गया था एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए, टाइगर रिजर्व, सॉरी, एलिफेंट रिजर्व जो बनाया गया था ये झारखंड में बनाया गया था। Next question is, which state of India has the highest percentage of forest land under forest? कि क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो है मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। कि भारत का जो भूमि प्रतिशत, वन भूमि का जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा, वो है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सुंदरवन्स? कि सुंदरवन जो है, सुंदरवन डेल्टा, ये किस प्रकार का वन है? ज्वारीय वन है, मानसून वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन है? तो ये जो फॉरेस्ट है ये है टाइडल फॉरेस्ट है, ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द देवदार ग्रोव्स वेरी? देवदार बहुत अधिक मात्रा में उगता है। देवदार वृक्ष का नाम है, ये एक पेड़ का नाम है। और ये किस जगह पे उगता है बहुत ज्यादा? तो ये उगता है वेस्टर्न हिमालयाज में, पश्चिमी हिमालय में बहुत ज्यादा उगता है ये। Which of the following, which type of forest is found in the highest percentage in India? कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक प्रतिशत में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जिस टाइप के फॉरेस्ट, वो है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ट्रॉपिकल डेसिडियस जो है वो सबसे ज्यादा अधिक प्रतिशत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इबोनी एंड महागोनी ट्रीज आर रिलेटेड टू? कि आबनूस और महोगनी का पेड़ जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है वो है कोनीय वनों से, पर्णपाती वनों से या फिर उष्णकटिबंधीय मानसून वन से और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। तो ये जो रिलेटेड है ये है फ्रॉम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। और इस टाइप का जो फॉरेस्ट होता है वहां पे रबर, महोगनी, इबोनी, फिर जो जंगली आम होते हैं, साल होता है, नाहर होता है, ये सब बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वर्षा होती है जिसके वजह से
यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो सदाबहार होता है, एवरग्रीन होता है। और हाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा इसका होता है, 40 to 60 मीटर्स के आसपास का हाइट होता है यहाँ के ट्रीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन डिफॉरेस्टेशन? कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इनमें से कौन सा देश है जिसने सबसे पहले बैन किया कि पेड़ों की कटाई नहीं करनी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन हमारा है वो न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नॉर्वे हो जाएगा, कि इसने सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन को बैन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज एन इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज? कि ये एक लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति है। ये इंडिया के अभी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाया जा रहा है अभी, वो पाया जा रहा है कर्नाटक में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज इट्स फ्रंट टीथ ऑलवेज ग्रोइंग? कि निम्नलिखित में से किस जानवर के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? और दे कीप बाइटिंग और ग्नोइंग एन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट द टीथ फ्रॉम गेटिंग टू लॉन्ग। और वो दांतों के लंबा होने से रोकने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो ये जो फीचर पाया जाता है ये गिलहरी में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि गिलहरी जो होता है वो लकड़ी या कुछ भी काटते रहता है। तो इसका कारण यही है कि उसका जो फ्रंट टीथ है वो हमेशा बढ़ते रहता है, जिसके वजह से वो कुछ ना कुछ काटते और कुतरते रहते हैं। अगला सवाल जो है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? जो कि कहा जाता है कि ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। तो ये कहा जाता है किसके लिए? उल्लू के लिए कहा जाता है, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफॉरेस्टेशन इन रिसेंट डिकेड्स हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग? कि हाल के दशकों में वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं। कि इनमें से कौन कौन से परिणाम सामने आए हैं वनों की कटाई की वजह से? तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन तो होता ही है, कि जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, ये इरोडेड हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। इसका भूस्खलन भी बढ़ा है तेजी से, जैव विविधता की हानि ही होती है। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितना ज्यादा हुआ। यहाँ हैदराबाद में जब ये एक पार्क को हटाया जा रहा था। तो ये जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आखिरी सवाल था। तो इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही अगला क्लास लेकर के आए, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उसका सारे का निचोड़ एक साथ लेकर के आएंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।